देखो 13.5 में कल हम न्यूमेरिकल नंबर 4 तक आ गए थे एनसीईआरटी। आज है न्यूमेरिकल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये सॉल्यूशन मौजूद है। सॉल्यूशन से बढ़िया मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप सोचिए। सॉल्यूशन तो दिख ही जाएगा। न्यूमेरिकल लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज, या तो क्वेश्चन डिफेक्टिव फ्यूज इसी तरह के होते हैं, आफ्टर 150 डे ऑफ यूज, 150 दिन के इस्तेमाल करने के बाद बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, मतलब 1/20 है। ओके, तो फ्यूज ना होने की 1 माइनस पी 19/20 हो जाएगी। ओके है बात। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 एन इक्वल टू 5 सच बल्ब क्वेश्चन है नॉन डिफेक्टिव। तो मैं, अगर आपको चाहो अब पहले ही ना डिस्ट्रीब्यूशन बना, अगर चाहो, जरूरत नहीं है वैसे इस टॉपिक में, एक भी फ्यूज ना हो, एक फ्यूज हो जाए, 2 फ्यूज हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए और 5 हो जाए। कोई कहे सर मैं पी कैसे निकालूंगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, वेर आर इज द सक्सेस फ्रॉम आउट ऑफ एन आर इज अ सक्सेस आउट ऑफ एन। अब ये जीरो सक्सेस मतलब एक भी फ्यूज ना हो, तो आप यहां पर बड़े आराम से 5 से 0, पी की पावर 0 क्यू की पावर 5 लिखिए। एक फ्यूज हो जाए, अब वो 4 कौन से हैं जो फ्यूज ना हो, उसे दिमाग लगाने से अच्छा 5C1 ले। 5 तरीके हो गए देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2, ऐसे 5 केस। तो ये 5 केस सोचने से बेटर है आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करिए, खामोखा आपके पढ़ना उस चक्कर में। पी की पावर 1 क्यू की पावर 4, इसी प्रकार से पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकाल लीजिए, ये निकाल के बैठ जाइए। ऐसे ही 3 4 5, तो नन डिफेक्टिव, इसका मतलब अपने को पी एक्स 0 चाहिए, निकाल लीजिए। सेकंड क्या है सर, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव। नॉट मोर देन 1 मतलब या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या एक डिफेक्टिव हो, बस ये मतलब है इसका। लिखा ऐसे गया है, मतलब ये है। ये सोचो, नॉट मोर देन 1 तो यहां पर हो आप, एटलीस्ट 1 बोलता तो ये हिस्सा लेते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सो बेटर था 0 को निकाल के 1 से माइनस कर दो, ये 1 2 3 4 5 अपने आप आ जाए। फिर देखो थर्ड में कहा उसने मोर देन 1, देखो मोर देन 1 मोर देन 1 मतलब 2 3 4 5 कह रहा है वो, सो बेटर है आप यहाँ 1 माइनस कर दो, 0 और 1, ये तरीका आसान रहेगा। क्योंकि भाई देखो 0 की प्रोबेबिलिटी 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो आप 2 3 4 5 का सम निकालने से बेटर है 0 1 का सम निकालो और 1 से माइनस कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब इस जगह पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे 2 3 4 5 निकालना है, सो बेटर है मैं इनको निकालकर 1 से माइनस कर दूं, न्यूमेरिकल हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक से करें, आरडी शर्मा से करें, किसी अलग एग्जाम्पलर से करें, कुछ भी करें, जब तक आपका क्विक रिएक्शन नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या पूछा गया है, क्या निकालना, तब तक आप सवालों की भीड़ करते जाएं। आपने कहा जी मैंने एनसीईआरटी कर ली, पर क्या आप न्यूमेरिकल देखने के बाद उसको सोच पाते हैं, विजुलाइज हो पा रही है आंखों के सामने वो चीज? अगर हो पा रही है तभी सॉल्व होगी। अधिक काम करने से बेटर है जो काम कर रहे हो उसकी सोच में जाओ, तब फायदा होगा। और इसी प्रकार गौर करें, इसने फोर्थ पूछा है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक फ्यूज हो, कम से कम एक फ्यूज हो, ये मतलब है। देखो मोर देन 1 अलग चीज है, नॉट मोर देन 1
ये अलग चीज है, इसे हम एटमोस्ट 1 भी कह सकते थे। कंफ्यूजन होगा। इसको हम एटलीस्ट 2 कह सकते थे, क्योंकि मोर देन 1 का मतलब है 2 या 2 से अधिक। और यहां पर गौर करें, इस जगह पर इक्वल टू 1 से लेके इक्वल टू 5 तक। सो बेटर है ये निकालने से अच्छा आप 0 निकालकर उसे 1 से माइनस कर दो, ये निकाला जाए इस केस में, तो क्वेश्चन हो जाएगा। ये सोच के साथ काम करना है। तो प्रोबेबिलिटी जितनी भी है, जैसी भी है, ये टेंशन नहीं देगी। और आगे भी कभी अगर भगवान करे स्टैटिस्टिक्स में काम करने बैठेंगे, तो हो सकता है फिर प्रोबेबिलिटी का बेसिक तो इस्तेमाल होगा ही। और देखो सॉल्यूशन आपके सामने है। सॉल्यूशन समझ में तभी आता है जब अपने ने चीज डिस्कस की। अब ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, तो क्या मतलब है इस बात का? ये सोचो कि ये ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल दे दिया और आप बैठ के सोचने बैठ गए। आप भले एक लाइन ना हो पा रही, लेकिन इतना पता है कि कुछ प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ तो यही नहीं पता कि हमें एक्चुअल में पूछा क्या गया। तो ये दिक्कत के साथ काम करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्या जबरदस्त सवाल है। लिखा है अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल। 10 बॉल है एक बैग में, आपके सामने मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसमें 10 बॉल है। और ईच मार्क विद, उसने कहा सब पर मार्क है 1 ऑफ द डिजिट 0 to 9। एक पे 0, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3 से लेकर 9। तो 10 बॉल इस तरह से, 1 से 10 नहीं है, 0 से 9 है। इफ 4 balls are drawn successively with replacement from the bag, उसने कहा मैंने 4 बॉल निकाली हैं और फिर वापस बैग में रख दी। एक निकाली फिर रख दी, एक निकाली फिर रख दी, एक निकाली फिर रख दी। 4 बार ऐसा किया मैंने। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0? यहाँ 0 हमारा मेन मुद्दा है, फ्यूज था ना 0। नोट करिएगा, 4 निकाली है आपने, तो हो सकता है एक भी चारों में से एक भी 0 ना आए, एक 0 आए, 2 0 आए, 3 0 आए, 4 0 आए। पी एक्स, तो x इज इक्वल टू आर में NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r में ये p क्या है? 0 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 10 में से 0 एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0 आने की 1/10 और नॉन आने की हो गई 9/10। दैट्स ऑल। अब उसने कह दिया दैट नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0। तो हम यहां पर हैं, एक में भी 0 ना हो, तो x इक्वल टू 0 निकालना है अपने को। फॉर्मूला होगा 4c0 p की पावर 0 q की पावर 4, दैट्स ऑल। 9/10 की पावर 4, खत्म। कुछ भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना सकते थे हम कह सकते थे कि हमने 4 बॉल निकाली हैं 4 बॉल निकाली हैं, उनमें से कम 2 में 0 आए, कम से कम 2 में, एटलीस्ट 2 0। तो ये होता 2 3 4, इन तीनों का सम करते, या 0 1 निकाल के 1 से माइनस करते, या एटलीस्ट 1 बोलते हम तो 1 2 3 4 का सम करते, या 0 को निकालकर 1 से माइनस कर देते। सोच लीजिए कितना बन सकता है इसमें। और क्वेश्चन खत्म। न्यूमेरिकल नंबर 6 के बाद गौर करिएगा, आप चले गए न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो इस जगह पर न्यूमेरिकल नंबर 7 में इस जगह पर क्या कह रहा है आपसे? सर सुनिएगा, इन एन एक्सपेरिमेंट 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। 20 सवाल पूछे गए हैं ट्रू फॉल्स के। सपोज अ स्टूडेंट टॉसेस अ फेयर कॉइन दैट डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन। मतलब वो कोई तंत्र मंत्र वाला आदमी है जो कॉइन को उछाल के क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। लाइटर नोट में कह रहा हूं, इफ द कॉइन फॉल्स हेड,
his answer true. If it false tells, his answer is false. Find the probability that he answer at least 12 क्वेश्चन करेक्टली, at least 12 क्वेश्चन करेक्टली 20 में से, तो वो नोट करिएगा n इज इक्वल टू 20 है, p इज इक्वल टू 1/2, हेड आने की ना आने की 1/2, हेड आएगा तो ट्रू और टेल आएगा तो फॉल्स। ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ये ट्रू और ये फॉल्स। उसका बेचारे का सिक्का उछाल के काम चलता है जैसे हम लोग का चलता है। तो एटलीस्ट 12 का मतलब है लार्ज देन इक्वल, मोर देन 12 में इक्वल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एटलीस्ट 12 में क्या होगा सर, 12 भी लेंगे आप, 13 भी लेंगे आप, 14 भी लेंगे आप, इस तरह से 15 भी लेंगे, 16 भी लेंगे, से लेके 20 लेंगे आप। तो बेटर है इसे लिखने से अच्छा r इज इक्वल टू 12 से 20 लिखिए, समेशन में ऐसे लिखिए, समेशन r इज इक्वल टू 12 से 20 CR p की पावर r एंड q की पावर 20 माइनस r। अब आप एक एक करके चाहे तो r की वैल्यू रखते जाएं, 12 रखेंगे तो p12 आ जाएगा, 13 रखेंगे तो p13 आ जाएगा, 14 रखेंगे तो p14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 15 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से करते करते 20, तो इस पूरे सम को लिखना चाहें तो पूरे सम को लिखें, या फिर आपकी मर्जी है समेशन में ऐसे ही छोड़ दें, चलेगा। ये हमारी सोच है इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप देखना और करना चाहें तो ये मौजूद है नीचे, देखा है मैंने 20 तक, वो यहां दिख रहा होगा। अब देखिए और बात करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है 8, बहुत इजी है सर। x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है सर, मैंने कहा था ये n होगा, ये p होगा, और q निकालना है तो 1 माइनस p करिए, ये आ गया। So that x equal to 3 is most likely outcome, x equal to 3 most likely outcome। वो कह रहा है x इक्वल टू 3 जो है उसके ज्यादा आने के चांसेस है, मतलब जो भी सक्सेस होगा, जो भी चीज होगी, ये उसने मेंशन तो नहीं किया कि हम कॉइन निकाल रहे हैं, बॉल निकाल रहे हैं। तो गौर करें n इक्वल टू 6 में करना क्या है, इस न्यूमेरिकल में बड़ा घुमा के पूछा गया है, 0 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है जो यहां निकालोगे आप बाकियों से ज्यादा होगा, इक्वल भी नहीं कह सकते, बाकी जितने भी निकालोगे आप 1 2 3 4, सॉरी 3 तो आपने वहां लिखना है, 4 5 एंड 6, इन सबको निकालना पड़ेगा, 0 की, 1 की, सक्सेस की, 3 की, 2 4 5 6। तो आप पाओगे जो 3 पर निकाली गई प्रोबेबिलिटी है वो बाकियों से ज्यादा है, मोस्ट लाइकली, और वो ज्यादा होगी भी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखिएगा, अगर n इक्वल टू 6 है ना, तो नंबर ऑफ टर्म जो होती हैं वो 7 होती है। कभी बाइनोमियल पढ़ा हो 11th में आपने, और हमेशा जो मिडिल होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो देखो मिडिल यही है, अगर n इज इक्वल टू 7 होता, नंबर ऑफ टर्म 8 होती, तो दो मिडिल टर्म जो होती वो लार्जेस्ट होती, दो मिडिल 3 और 4 होता, अगर 8 मतलब इसे 7 कर दूं मैं यहाँ पर, तो 3 और 4 लार्जेस्ट एक जैसा होता, कभी भी बाइनोमियल को देखिएगा, कभी भी। तो ये यहाँ पर करना यही है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसी फॉर्मूले से फाइंड। 6 CR p की पावर r q की पावर 6 माइनस r, r के बदले 0 रखिए ये निकल जाएगा, r के बदले 1 रखिए ये निकल जाएगा, r के बदले 2 रखिए ये निकल जाएगा, 3 4 5 6 इस तरह से रखिए, और p q पता है आपको, जो भी वैल्यू आएगी उनमें लार्जेस्ट आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि x इक्वल टू 3 है, बड़े मजे से। आप चाहें तो इस बात को चेक कर सकते हैं सर, दिख रहा है, देखो सामने से,
हमने 0 निकाला, 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, 5 निकाला है, 6 निकाला है। निकालने के बाद हमने देखा, देखो इन 64 छोड़ दो, 1 6 15 20, 1 6 15 20, एलसीएम सबका सेम है, 15 6 1, 20 इज द लार्जेस्ट। और हमेशा ये जाता है लोअर से हायर, फिर हायर से लोअर, बाइनोमियल की यही खूबी है। कोई भी कर लीजिए आप वैल्यू, जब आप ओपन करेंगे किसी भी पावर को, दो टर्म की किसी भी पावर को, जैसे a प्लस बी की पावर मान लीजिए स्क्वायर है, तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मानिएगा ये लार्जेस्ट होगी। क्वांटिटी वाइज। चलिए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है सर। क्या लिखा है सर क्वेश्चन में? ऑन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन examination, sorry, with 3 possible answer for each of the 5 questions, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? तो हमें guessing वैसिंग से क्या लेना? अपने को ये कह दिया उसने कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 3 पॉसिबल आंसर हैं फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। 3 पॉसिबल आंसर। अब 3 पॉसिबल क्या हो सकते हैं? सपोज करेक्ट, इनकरेक्ट और मान लो नन, ऐसा है 3 पॉसिबल। तो किसी भी एक भी केस की, मतलब तीनों में से किसी एक का आना सही होना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, बिकॉज 1 होगा, एक सही होगा, 3 टोटल है, और ना आने की 2/3। तो सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी 1/3 और 2/3 कहां से, क्योंकि ऑप्शन 3 है। अगर यही क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होता तो P इज इक्वल टू 1/2 होता। दो ही ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है वो मेंशन नहीं है, लेकिन खुद समझ लीजिए कि करेक्ट, इनकरेक्ट और कांट से, कैन नॉट से। तो P इज इक्वल टू 1/3, Q इज इक्वल टू 2/3, N इक्वल टू 5। अब वो कहता है इस जगह पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट शुड गेट 4 और मोर, 4 और मोर, 5 में से 4 या 4 से ज्यादा। अब 4 से ज्यादा क्या जवाब देगा वो? 5 ही तो क्वेश्चन है, 5 जवाब देगा बस। और चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन का आप ये टेबल बना सकते हो, 0, 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4, 5 में से 5। अब वो 0 1 2 3 4 5 निकाल लो, लेकिन अपने को सिर्फ उसने यही पूछा है, देखो तो P4 और P5 ही निकाला गया है। फॉर्मूला आज भी वही है, x इक्वल टू r है तो n की वैल्यू 5 है, तो मैंने यहाँ लिखा इस तरह से q की पावर 5 माइनस r। एक बार r के बदले 4 रखेंगे, एक बार r के बदले 5 रखेंगे, और ये वैल्यू आपके सामने, दैट्स ऑल, खत्म। ऐसे ही और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कहता है सर? A person buy a lottery ticket in 50 lottery, in each of which his chance of winning a prize is, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/100, तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी है 99/100। यही होता है जब आप कभी वो खेलो, आजकल चलता है वो क्रिकेट में या किसी भी तरह के गेम के लिए वो ऐप बना हुआ है, प्लेइंग 11 वाला, उसमें न हम इसी हैं 99 वाले में। What is the probability he will win a prize? At least one, exactly one, at least twice. सिर्फ कम से कम एक, सिर्फ एक, और कम से कम 2। वो ये कह रहा है। तो 50 के 50 कहां निकालेंगे हम? 0 1 2 3 4 5, हम तो थक जाएंगे। तो गौर करिएगा, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वन का मतलब ये है सर, एक भी, दो भी लग सकता है, 3 भी, 50 भी लग सकता है। सो बेटर है आप 0 को निकालो और 1 से माइनस कर दो। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, समझिएगा। यहाँ तो ये बहुत कारगर है, वरना 50 तो आप सोच ही नहीं सकते, बहुत लंबी लाइन बन जाएगी। एग्जैक्टली 1 इक्वल टू 1, एग्जैक्टली। और उसने कहा एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 का मतलब है 2 से लेकर 50 तक चांसेस है। तो बेटर है 0 1 निकालो और 1 से माइनस कर दो। तो ये चीजें समझनी है बस, और कुछ नहीं। इतना सा खेल है और बहुत आसान खेल।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अब ऑलमोस्ट खत्म है ये 13.5, इतना ही बड़ा था 13.5। क्या कह रहा है सर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रो ऑफ अ डाई। 7th रो 5 एग्जैक्टली ट्वाइस। अब आप खुद सोचिए कि इस जगह पर P इज इक्वल टू जो लिखा है 1/6, गेटिंग 5 इन अ थ्रो, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर होते हैं, इसमें से एक फेवर करता है और टोटल है 6, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 और 5 ना आने की 5/6। अब वो कह रहा है 7 बार थ्रो किया आपने, ये रहा, उसमें से एग्जैक्टली 2 बार 5 आए, तो ये भी आप बना सकते थे 0 बार आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, उसने सिर्फ एग्जैक्टली 2 पूछा, तो कहानी खत्म। ये डिस्ट्रीब्यूशन सोचते रहो, ये बहुत काम आने वाला। मान लो कह देता गेटिंग 5 एग्जैक्टली की जगह एटलीस्ट 6 टाइम, एटलीस्ट 6 टाइम, तो मैं 6 निकालता और 7, और एटलीस्ट 1 कहता वो, तो मैं 1 2 3 4 5 6 निकालता, उससे बेटर है मैं 0 निकालकर 1 से माइनस, दैट्स ऑल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है सर। अब मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए तो मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया, डू इट लिख दिया आपके लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 sixes इन 6th थ्रो ऑफ अ सिंगल। 6 थ्रो है सर, तो गौर करें 6 थ्रो का मतलब है एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए। क्या आए? क्या आए भाई? उसने कहा सर एटमोस्ट 2 sixes, 2 6, तो पहली बात तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, एन की वैल्यू 6। अब उसने कह दिया एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मतलब है ये एक बार भी ना आए, एक बार आए, अधिक से अधिक 2 बार आए, तो आपने बस तीनों को निकालना है, 0 को निकालना है, 1 को निकालना है और 2 को निकालना है, और तीनों को निकाल के जोड़ना। कोई कहे 0 कैसे निकलेगा? फॉर्मूला वही है 6CR, P की पावर R, Q की पावर 6 माइनस R। अब R के बदले एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, आ जाएगी। जो समझा पाएगा अपने आप को वही लिख पाएगा। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं जी मैं लिख नहीं पाता, कई लोग ये कहते हैं जी मैं समझ तो आता है मैं, ये गलत बात है। जब देखो एक बार तो लिखा हुआ देखना ही पड़ता है, सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है, हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए जो बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं एंट्रेंस लेवल, वो सब्जेक्टिव पेपर बढ़िया देते हैं, ऐसी बातें नहीं देते। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आईआईटी टॉपर ने सीबीएसई टॉप कर लिया, क्योंकि जोन चेंज हो गया उसका। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ऑलराउंडर तो मिलते हैं, बहुत रेयर टू रेयर मिलते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो आईआईटी में गया इसलिए वो बहुत अच्छा है और हम सीबीएसई हैं इसलिए कुछ नहीं है। यहाँ वर्थ इस चीज की नहीं है कि उसने कितनी अच्छी जॉब मिली, कितने पैसे कमाए, बात यह है कि जिस काम को हमने किया उस काम में हमने लीडिंग हासिल, मतलब लीडरशिप हासिल कर। खाली ये देखना है कि उससे कितने पैसे कमाए जाएंगे, तो वो तो फिर बहुत सारा काम है। चोरी डकैती से भी बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं, गुंडागर्दी से भी कमाए जाते हैं, मक्कारी से भी कमाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये है सर हमारे पास कि हम अपने काम को कितनी शिद्दत से कितना बढ़िया कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव पेपर देना उतना आसान नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में भी आसान नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला बंदा सब्जेक्टिव को बढ़िया कर पाएगा इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं कर पाता? टाइम प्रॉब्लम, उसकी स्पीड नहीं बन पाती, वो पूरा डिटेल में सोचने बैठ जाता, ट्रिक्स नहीं होती, ये है वजह। अब 13 देखो, इट इज नोन दैट 10% of certain article manufactured are defective। फिर वही डिफेक्टिव 10%, 1/10, नॉन डिफेक्टिव 9/10। What is the probability that in a random sample of 12 n is equal to 12 9 are defective? बस खत्म। इसलिए इन क्वेश्चनों को मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अब आप वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए, डू इट। 14 क्या है सर? ऑब्जेक्टिव है,
इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब 10 आर डिफेक्टिव। 10 आर डिफेक्टिव, इसका मतलब 10/100 करेंगे 1/10, और नॉन डिफेक्टिव के लिए 9/10। ये पी आ गया, ये क्यू आ गया। और वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब n इज इक्वल टू 5 नन आर डिफेक्टिव। तो देखो ये निकाल दिया, खत्म, क्वेश्चन फिनिश। और लास्ट है 13.5 का, और मैंने स्टार लगाया है, इसका मतलब टिपिकल लगा मुझे, आपको ना लगे वो अलग बात है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर। तो ये मतलब डिफिकल्ट कैसे, उसने स्विमिंग ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 दी है और करने वालों की 4/5 है। तो गौर करें, ये पी है ये क्यू है, कोई कहे जी दिया ये था आपने इसे क्यू ले लिया। क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाती है, क्या पूछी गई है, 4 आर स्विमर, ये होगा आपका पी। ये है इस क्वेश्चन की यूएसपी। नॉर्मली पी गिवन होता है, क्यू निकालते हैं हर क्वेश्चन में। देखो आप इस न्यूमेरिकल में आपको क्यू गिवन है, आपने पी निकाला और n इक्वल टू 5, बाकी तो खैर आपके लिए इजी है। ऐसी बातों पर ध्यान रखिए। ये आपका 13.5 कंप्लीट हो। अब हमारा काम जो है वो है मिसलेनियस पे जाना। मिसलेनियस पर अगर जाना है सर, तो मिसलेनियस के लिए हमारे पास, मैं एक मिनट जरा पेज ओपन कर लूं। ये आ गया मिसलेनियस पे, देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है मिसलेनियस। मिसलेनियस शुरू होते हैं सर। मिसलेनियस में न्यूमेरिकल है, मिक्स है, 13.1 2 3 4 5 सब मिक्सिंग है इसमें। इनको हमें फोकस में लाना है, इन पर हमें ध्यान देना है। तो जब आप, मैं अभी तो फिलहाल एग्जांपल एग्जांपल पिकअप कर रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर ये पूरा बकायदा न्यूमेरिकल बना है किताब। अगर आप किताब को देखेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल रेडी है। मैं किताब का न्यूमेरिकल अगर दिखाना चाहूँ आपको, मैं किताब का न्यूमेरिकल भी दिखाया। ये रहा सर, ये ये क्या है सर न्यूमेरिकल, अगर आप ध्यान से देखें, colored ball is are distributed in 4 boxes। अब मिसलेनियस आ गया सर। मिसलेनियस में बेस थ्योरम भी आएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आएगी, इंडिपेंडेंट भी आएगा, बाइनोमियल भी आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा। मिसलेनियस विविध विविध प्रकार के सवाल, विविध प्रकार, एक तरह से कह लीजिए समरी, मतलब एक तरह से पूरे टॉपिक की समरी हो गई न्यूमेरिकल के तौर। तो यहाँ पर लिखा है सर आपके लिए कि 4 बॉल है, सॉरी 4 बॉक्स, 4 तरह रंग के बॉल हैं। बॉक्सेस हैं 1 2 3 4, ये बॉक्सेस हैं और ये कलर। ओके जी, टोटल करिए, पहले बॉक्स में कितनी है, 3 4 7 और 5 12 और 6 18, 2 और 2 और 2 2 8, 1 2 3 3 6 1 7, 4 3 7 1 8 5 13, ये बॉल है। न्यूमेरिकल को पढ़ें। अब बॉक्स इज सेलेक्टेड, तो सर पहले बॉक्स चुनी जाएगी। आपको कोई चीज निकालनी है तो किस बॉक्स से निकालोगे, तो मैंने कहा ना डिसाइड तो करना पड़ता है बेस थ्योरम के अंदर। बेस का टोटल प्रोबेबिलिटी में भी है। हमने एग्जांपल दिया था कि आपको अगर चोरी करनी है, ये तो है नहीं कि आपने कहा यार मैं तो एक साथ सब में कर लूंगा। आप चुनते हो, कोई चीज करते हो। मैं चोरी का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जल्दी समझ में आए। अच्छा काम करना है तो कोई यार अच्छा काम को कुछ भी नहीं होगा, गलत काम हो जाएगा, टेंडेंसी है इंसान। तो हमने चलो फिलहाल उससे बाहर निकले। हमने कहा भाई 4 क्वेश्चन गिवन है, हमने कहा कि आपको जवाब, किसी एक क्वेश्चन को पकड़ोगे आप एक टाइम में, तो उस क्वेश्चन को पकड़ने की या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/4। आपने पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद a box is selected and then a ball is randomly drawn from the selected box। आपने कहा जी मैंने 1 चुना,
बॉल कौन सी निकालनी है? बॉल इज ब्लैक। तो मैंने कहा भाई आपने चुना है तो आपको उसमें से ब्लैक बॉल निकालनी है। तो ये होगी पहले तो बॉल बॉक्स चुनने की, और उसमें ब्लैक बॉल कितनी है? 3, टोटल कितनी है? 18। यहाँ 3/18। ये हो गए सर पहले वाले बॉक्स। दूसरे वाले बॉक्स को चुना आपने अगर, तो PE2, उसमें से ब्लैक बॉल इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो 1/4 तो हो गई बॉक्स चुनने की, और ब्लैक बॉल कितनी है इसमें? 2। टोटल कितनी है? 8। यहाँ हो गया 2/8। आपने कहा जी तीसरा भी मुझे सही लग रहा, मैं तीसरे बॉक्स से निकाल लेता। तो तीसरे बॉक्स से अगर निकालने गए आप, तो सर यहाँ पर 1/4 सिलेक्शन ऑफ अ बॉक्स, और यहाँ पर 1 ब्लैक बॉल है, टोटल है 7, तो 1/7। आपने कहा जी चौथा, तो चौथे बॉक्स को चुनना, फिर उसमें से ब्लैक बॉल निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, इसलिए ई अपॉन लिखा है। ई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। E4 क्या है? जो इवेंट हो चुकी है, मतलब पहले हमने बॉक्स लिया और फिर उसके बाद उसमें से ब्लैक बॉल निकाली, 4/13। इन सबको जोड़ दें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर पूछता सिंपल इतना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो इन सबको जोड़ दे। लेकिन उसने लास्ट में कह दिया बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स नंबर, यहाँ क्या लिखा है? बॉक्स नंबर 3। तो इसका मतलब सर बेस थ्योरम आ गई। जब लास्ट में ये चीज रिवील कर देता है तो बस बेस थ्योरम है, ये ऊपर आ जाएगा बॉक्स 3 का, और बाकी नीचे जो होगा वो आपके लिए आ जाएगा सबका सम। तो मैं यहाँ समेशन में लिख रहा हूँ I = 1 to 4। तो ये हो गया सर आपके लिए बॉक्स 3 में से, यहाँ ऐसे लिख रहे हैं। दैट्स ऑल। बढ़िया है, आसान है सर, देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, बड़ी मेहनत से लिखा है इसने बेचारे ने। एग्जाम्पल 34 देखो, बाइनोमियल गिवन है, n गिवन है, p गिवन है, q निकाल लो आप। क्या पूछा उसने? मीन। बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला होता है NP। इसने पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करी है। इसने क्या करा है, x और x बराबर 0 1 2 3 4 करके फिर सबको मल्टीप्लाई करा। उसने ये किया, इस जगह पर मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ा। अरे भाई जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना मीन का। n = कितना है? 4। p = कितना है? 3। आंसर इज 4/3। एक लाइन में आंसर आ रहा है। यहां पर ये पता नहीं इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों लेके चला। देखो ये रहा आंसर 4/3। बेकार, ये काम नहीं करना है, टेबल टूबल कुछ नहीं बनानी। जब उसने मुझे दे दिया NP, मतलब यहां पर उसने दे दिया मुझे 4,1/3, तो मुझे पता है कि बाइनोमियल में मीन का फॉर्मूला है NP। तो यहाँ पर मुझे 4 × 1/3 करना था, और 4/3 इसका आंसर था। तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आता। कोई कैसा 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो मेरी गलती थोड़ी ना है कि 5 नंबर का न्यूमेरिकल तो पन्ने भरू। मेरा तो उसके कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतनी है कि उसे ये चीज निकाल के देनी है मैंने। हाँ वेरिएंस पूछेगा तब भी मैं इसी जगह पर जाऊंगा। वेरिएंस का फॉर्मूला है NPQ बाइनोमियल में। N मुझे पता है, P मुझे पता है, Q मुझे पता है, तो मैं क्यों इतना परेशान हूं भाई। SD पूछेगा मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, तो वेरिएंस का अंडर रूट कर दूंगा, 2√2/3। दैट्स ऑल। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये काम करने की भी जरूरत नहीं, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो बस। आप किसी और न्यूमेरिकल का भी ऐसा सोच सकते हैं। देखिए मैं यहाँ ये नहीं कह रहा, अगर आप किसी जगह ये देखें कि आपको n गिवन है, सपोज आपने कहा जी n = 4 गिवन है, मुझे p गिवन है, पहले के क्वेश्चंस में भी गिवन था मुझे, जब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो क्या मैं वहां पर भी मीन का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? बाइनोमियल की फॉर्म में अगर है तो बिल्कुल कर सकते हो सर। कोई न्यूमेरिकल अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, मैं देख लेता हूँ न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिकल है, बिल्कुल है हमारे सामने। तो देखो बात यह है कि कोई चीज ऐसी पूछी गई, एक सिंगल चीज पूछे, इधर या उधर, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, सक्सेस या फेलियर, वहां पर आप ये काम कर सकते हो, बड़े मजे से कर सकते हो। तब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा इतनी मेहनत करके उसे चेक करो और पूरा का पूरा उसे निकाल के बैठो।
चलिए, फिलहाल 35 तो मैंने 34 मैंने ऐसे ही किया है, बाकी किताब से अगर लंबा करना है सवाल तो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखो 35 पढ़ें। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। एक शिकारी है जो किसी टारगेट को हिट करता है, तो 3/4 ये गिवन है। अब इसे पी लें या क्यू लें, ये भी इस क्वेश्चन की यूएसपी है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही सी फायर so that the probability of hitting the target at least once is more than at least one का मतलब है सर कि 1 से लेकर जो भी हायर साइड है, सो बेटर है आप इसको निकालने की बजाय 0 निकालकर 1 से माइनस कर दो। इसे कह रहा है वो कि टारगेट इज एटलीस्ट वंस इज मोर देन, यहां लार्ज देन का सिंबल लगाइए और 0.99। ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गए। अब तो गौर करें, हिटिंग द टारगेट 3/4 आपके सामने है, और नॉन हिटिंग द टारगेट, नॉट हिटिंग द टारगेट 1/4। एन हमें पता नहीं है, यहां एन ही निकालना है बेसिक। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, एन इज इक्वल टू मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी टारगेट को हिट करेंगे 2 बार और वो मैं कहूं कि वो टारगेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो 2 के बाद आप 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मिनिमम हिटिंग उस पर 2 टाइम चाहिए। तो गौर करने वाली बात है, इस क्वेश्चन की यूएसपी है ये। x लार्जर इक्वल टू 1 निकालना है तो 1 माइनस एक्स 0 निकालिए, और यहां निकालने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम, मैक्सिमम तो निकाल ही नहीं सकते आप। कैसे निकाला, देखो मिनिमम 4 की पावर n 100 है, n इज इक्वल टू 1 रखो, इज इट पॉसिबल? नॉट। n इज इक्वल टू 2 रखो तो 16, इज इट पॉसिबल? नो। n इज इक्वल टू 3 रखो, इज इट पॉसिबल? नो। n इज इक्वल टू 4 रखो, आप कहोगे यस। तो देखो ये लिखा हुआ है, the minimum value of n satisfy the equation is 4, so shooter must fire 4 time, minimum 4 time। अगर 4 बार कम से कम वो फायर करेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद 5 6 7 8 कितना भी करे, मरे हुए आदमी को कितना ही मारे, वो तो मर ही गया। ये सोच के साथ है तो ये अच्छा नहीं मारेगा। एक सर आज का लास्ट सवाल करते हैं, बड़ा जबरदस्त सवाल है। ऐसे कई क्वेश्चन हम ग्रेजुएशन लेवल पर करते थे, बढ़िया बढ़िया। 2 ही बंदे हैं तो 4 4 3 3 बंदों का। एक जो नीचे लिखा है ना, ये आपकी किताब में ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, सोचने में भारी पड़ता है। न्यूमेरिकल पढ़ें, क्या लिखा है, ए और बी थ्रो ऑल्टरनेटली। कब तक फेंकेंगे दोनों, फेंकते रहेंगे क्या? नहीं, जिसका 6 आ जाएगा गेम खत्म। क्या पता पहली बार में 6 आ जाए तो अगले का नंबर ही नहीं आएगा। जैसे 6 गोलियां वो दिखाते हैं फिल्मों में, कि चल फायर कर भाई, जिसके लग गई वो मर गया। पहले एक फायर किया, नहीं लगी, क्या तू मारो, पहले स्टार्टिंग इससे करी, फिर दूसरे को दे दी। यहां पर सेम वही कंडीशन है। मान लीजिए बहुत सारी गोलियों खाने हैं, हमने कहा फायर करो, अगर लग गई तो गए। हो सकता है मैंने फायर करी और लग गई, तो बी का नंबर कब आएगा? आएगा ही नहीं। अब कब आ सकता है? जब ए फायर करे उसके ना लगे, तो मतलब ए का फेलियर, तब जाके। ये चलो, मारने से अच्छा किसी लॉटरी का ले लो आप। हमने कहा भाई बहुत सारी लॉटरी रखी है, निकालो, इनमें जिसका भाई 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। मान लो नंबर है बहुत सारे, 6 आने पे जीत जाए, हमने निकाला, मेरा 6 आ गया, मैं जीत गया, बी खाली रह गया। अगली बार अगर मेरा 6 नहीं आया तो भाई बी का नंबर आएगा। यहाँ टेबल बन रही है सिर्फ जीतने की, तो भाई मैं हार गया, बी जीत गया। हो सकता है भाई बी भी हार जाए, यहाँ देखो क्यू स्क्वायर आ गया, ए हारा, बी हारा, क्यू स्क्वायर, अब ये जीत गया। फिर हो सकता है ये हो कि भाई ए हार जाए, फिर बी हारे, फिर ए हार जाए, तो अगली बार फिर इसका नंबर आएगा। हो सकता है फिर ऐसा ही आगे चलता जाए। तो ये एक तरह से कहा जाए तो अप टू चलता ही जाएगा जब तक कि 6 ना आ जाए, हमें पता नहीं कब आएगा। इसलिए अगर कोई पूछे कि भाई ए की 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो ये बना इसका फॉर्मूला, ये एक जीपी सीरीज का फॉर्मूला बन गया अप टू इंफिनिटी।
आपने p कॉमन लिया 1 प्लस क्यू स्क्वायर क्यू की पावर 4 अप टू इंफिनिटी, और फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। ये आ गई सर, खत्म क्वेश्चन। p पता है, q पता है, रख दीजिए। कोई कहे जी b की निकालनी है, कैसे निकालें? तो b की निकालने के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत है, दो ही बंदे हो ना, तो कोई जरूरत नहीं है। आप a वाली प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो। कोई कहे नहीं जी मैं तो निकालूंगा, तो आप फिर इन सबको जोड़ो। अगर b के लिए निकालनी है तो जोड़ो, QP, अगली बार Q की पावर 3P, अगली बार Q की पावर 5P, इस तरह से। और QP आपने कॉमन ले ली, अंदर यहाँ पर जो वैल्यू बची है वो आपके सामने है, और ये एक जीपी सीरीज है सर। और इस जीपी सीरीज में आप देख सकते हैं 1/1 माइनस क्यू स्क्वायर और क्वेश्चन खत्म। ऐसे 3 बंदे भी हो सकते थे, तो कल हम 3 पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।